ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा एक वेबिनार है, ये 2 डेज की एक्टिविटी है जो कि हम इलास्टिक कंटेनर सर्विस के ऊपर कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ज़ैर इस्मत है और मैं एज एन डेव ऑप्स इंजीनियर लास्ट 2 ईयर्स से सर्व कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, और मेरा 3 ईयर्स का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। आई एम द सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एज वेल। और मेरा एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है डिफरेंट टूल्स के ऊपर, एडब्ल्यूएस के खास तौर पे EC2, S3, RDS, DynamoDB, AWS QuickSight, AWS Glue Crawler, Amazon ECS, and almost all the AWS services that are regularly used. तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे ईमेल पे और लिंक्डइन दोनों के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। दोनों का लिंक आप लोगों के साथ शेयर्ड है। आफ्टर दिस सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, एंड प्लस आप लोगों को स्लाइड्स भी एस एन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं Amazon ECS की। Amazon ECS है क्या? इट्स कॉल्ड एन इलास्टिक कंटेनर सर्विस। अब containerization, most of the people you know कि containerization is about the dockerization। कि डॉकर को डॉकराइजेशन की ही टर्म्स है कि हम डॉकर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम कंटेनराइज करते हैं एप्लीकेशन पर, किस तरह से हम उस अपनी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। तो बेसिकली ECS और डॉकर में क्या फर्क है? डॉकर एक अनमैनेज्ड सर्विस है जिसको हम खुद से मैनेज करते हैं। उसको आप रखना डॉकर कंटेनर्स, उनकी स्केलेबिलिटीज और डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि हमें खुद मैनेज करने पड़ते हैं। वेयर ECS के अंदर हमें इस किस्म का कोई भी हेडेक नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये एक फुली मैनेज्ड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है। ठीक है, जो कि हमें हेल्प आउट करती है कि हम इजीली डॉकर कंटेनर्स, डॉकराइज्ड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकें, मैनेज कर सकें, उनको स्केल कर सकें एट एनी लेवल। ठीक है, इसके अंदर AWS की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस भी इंक्लूडेड हैं। फिर साथ में AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन आती हैं जिसको हम यूज करते हैं, और उसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को इजीली डॉकराइज करके डिप्लॉय कर सकते हैं। हम इसको डॉकर के डॉकर हब के साथ भी लिंक कर सकते हैं, और Amazon का अपना एक टूल है विच इज कॉल्ड द ईस्टर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अब ECS को यूज करने की वजह क्या है? ECS को यूज करने की वजह यह है कि हम सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, हम उन एप्लीकेशन की बेटरमेंट के ऊपर फोकस करें, कि ना कि हमें इन्वायरमेंट की टेंशन लेनी पड़े कि इन्वायरमेंट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से चीजें हमारी स्केल होंगी और किस लेवल तक होंगी। अब हमारे पास AWS जो है 3 मोड्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम डॉकर कंटेनर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। हम AWS क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। AWS क्लाउड के अंदर आगे फर्दर 2 मोड्स हैं, और इसके अलावा हम ऑन प्रेमिसेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं ECS को। और जो ऑन प्रेमिसेस ECS है उसको हम ECS एनीवेयर भी कहते हैं। इसको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे कि ECS एनीवेयर क्या होता है तो किस तरह से डिप्लॉय होता है। और ECS के अंदर विद इन द AWS रीजन, हमने किसी भी रीजन में डिप्लॉय करना हो तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास इसके बाद आती है ECS की लेयर्स। ECS की हमारे पास 3 लेयर्स हैं: द कैपेसिटी, द कंट्रोलर एंड द प्रोविजनिंग। अब कैपेसिटी बेसिकली क्या है? वो आपका एक EC2 इंस्टेंस हो सकता है, एक फॉरगेट मोड हो सकता है EC2 में, और ऑन प्रेमिसेस हो सकता है जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि वो ECS एनीवेयर है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर बेसिकली वो एक कंपोनेंट होता है जो पूरी एप्लीकेशन को, ECS की पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है और उसको मैनेज कर रहा होता है। और प्रोविजनिंग क्या होती है कि हम किन किन टूल्स के थ्रू, हम किस किस तरीके से ECS के क्लस्टर को प्रोविजन कर सकते हैं, उसके अंदर सर्विस को प्रोविजन कर सकते हैं, उसके अंदर हम टास्क को प्रोविजन कर सकते हैं। तो वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम AWS कंसोल के थ्रू कर सकते हैं, हम CLI के थ्रू कर सकते हैं, हम FTK के थ्रू कर सकते हैं। देन फिर हम इसको जो है कोपायलट के थ्रू कर सकते हैं और 3DK के थ्रू कर सकते हैं। वन मोर थिंग इन द मीन, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने हैंड रेज करें, अकॉर्डिंग टू फिर प्रायोरिटी में आप सबको उसका आंसर करता जाऊंगा। ओके, ECS लेयर्स के बाद हमारे पास फिर अगली चीज है जिस पर हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि भाई हमारे पास कैपेसिटी में कौन कौन से ऑप्शन है। हमारे पास EC2 की ऑप्शन है, हमारे पास फॉरगेट की है और ऑन प्रेमिसेस की है। तो ECS फॉरगेट क्या है?
ईसीएस फॉरगेट बेसिकली ये वो चीज है जिसके अंदर हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना, हमें EC2 इंस्टेंसेस को मैनेज नहीं करना। वी जस्ट हैव टू package our application. We just have to create the task definitions, the required things related to the इसके forget mode। उसके अंदर हमें CPU बताना है, मेमोरी बतानी है, रिक्वायरमेंट अपनी बतानी है, नेटवर्किंग बतानी है, हमें IAM पॉलिसी की जरूरत है, IAM रोल्स की जरूरत है। तो हम सारा कुछ टास्क डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करेंगे, हम जस्ट सर्विस क्रिएट करेंगे या स्टैंड अलोन टास्क क्रिएट करेंगे। पीछे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह चल रहा है, किस तरह मैनेज हो रहा है, हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। AWS ECS फॉरगेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये मैं खुद कंप्लीटली इसको मैनेज करूंगा, इसको स्केल करूंगा। ठीक, इसके अंदर AWS क्या कहता है कि हर टास्क की एक अपनी बाउंड्री है। ना वो कोई कर्नल सेम शेयर करेगा, ना सेम सीपीयू रिसोर्सेज शेयर करेगा, ना सेम मेमोरी यूज करेगा, और इवन के सेम ENI जो कि इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस होता है वो यूज करेगा। हर ECS टास्क की एक अलग-अलग बाउंड्री है, हर ECS टास्क की अपनी कर्नल होगा, अपना सीपीयू रिसोर्सेज होंगे, अपनी मेमोरी रिसोर्सेज होंगे और अपना ENI होगा। कोई एक टास्क दूसरे टास्क पर साथ शेयरिंग नहीं करेगा। VRS EC2 मोड के अंदर ये चीज पॉसिबल है कि अगर एक कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर हम मल्टीपल टास्क रन कर रहे हैं तो सेम ENI को भी यूज कर सकते हैं, वो सेम कर्नल को भी यूज कर सकते हैं, वो सेम सीपीयू रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। ओके, वो क्या कहता है जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क डेफिनेशंस को कॉन्फ़िगर करना। टास्क डेफिनेशन के अंदर हमने ऑप्शन सेट करनी है, तो ऑप्शन स्टेट दैट विल बी द ECS फॉरगेट के, ये हम टास्क डेफिनेशन ECS फॉरगेट के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास सपोर्टेड EC2 सपोर्टेड इंस्टेंस टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर Amazon Linux 2 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2019 है, एंड सर्वरफुल एंड कोर एडिशन के तो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ECS फॉरगेट हमारा इंटीग्रेट किन किन सर्विसेज के साथ हो सकता है? VPC, शेयरिंग ग्रुप्स, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, IAM एंड सीक्रेट मैनेजर एज वेल। और फॉरगेट में फिर हमारे पास आगे दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, फॉरगेट नॉर्मल एंड फॉरगेट स्पॉट। फॉरगेट स्पॉट इज द चीपर ऑप्शन, बट अगर आपकी एप्लीकेशन का स्टैक इस तरह का है जिसमें आपको अवेलेबिलिटी हर वक्त की चाहिए तो उसके अंदर थोड़े से इश्यूज हमें हो सकते हैं। इश्यूज इन दैट सेंस के अगर आप लोगों को पता हो तो स्पॉट जो हमारे पास टास्क होते हैं वो आते जाते रहते हैं, वो हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो ऑन द बेसिस ऑफ बिड ही हमारे चल रहे होते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद EC2 कैपेसिटी मोड आता है जिसके अंदर हमें Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023 अवेलेबल है, हमारे पास बॉटल रॉकेट एंड विंडोज के सर्वर्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज करते हैं। इसके साथ हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स को भी मैनेज करना पड़ता है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं कैपेसिटी प्रोवाइडर्स के साथ। कैपेसिटी प्रोवाइडर्स के हैं हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इधर भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम ऑन डिमांड और स्पॉट को ही यूज कर सकते हैं। और ये ऑटो स्केलिंग जो है वो हमारी सिंपल ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स होते हैं जिसके साथ हम इसको मैनेज करते हैं। अब ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ये किस तरह से वर्क करता है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन प्रेमिसेस के ऊपर सिंपली आपका कोई वर्चुअल मशीन हो सकती है, आपकी ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर के अंदर कोई मशीन हो सकती है, तो उसके ऊपर आप सिंपली जो है रजिस्टर करेंगे। आपको ECS का एक एजेंट मिलता है, वो एजेंट आप इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट एजेंट आप ECS क्लस्टर के अंदर अपने जो ऑन प्रेमिसेस मशीन होगी या VM होगी उसको रजिस्टर करेंगे और ये धन उसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। ये क्लस्टर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी जो ट्रैफिक आउटसाइड द AWS है उसको भी हैंडल करता है। ठीक है, और अगर आपको आउटबाउंड ट्रैफिक को इनबाउंड ट्रैफिक, एक तो है कि आपकी सिर्फ आउटबाउंड ट्रैफिक होगी तो उसके लिए हमें लोड बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनबाउंड ट्रैफिक भी आपकी आ रही है तो हमें उसके लिए इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की जरूरत है, बिकॉज वी हैव टू मैनेज द इनबाउंड ट्रैफिक। इसके अंदर सपोर्टेड हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो Amazon Linux 2 है, CentOS है, Rahel है, Fedora है, OpenSUSE है, Ubuntu है, Debian है एंड SUSE Enterprise है जिसके ऊपर इजीली वी कैन रन द ECS एजेंट। यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछें।
हेलो सर। यस। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो ईसीएस हम यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मली ऑन प्रेम सर्वर पे हम डाकर भी चला सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम कंटेनर रन कर रहे होते हैं। तो एक तो इसका कंपैरिजन किस तरह हम कर सकते हैं, दूसरा ये कि क्योंकि वो एक फ्री टूल टूल भी है, तो उसको हम वायर से चार्जेस की भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने एक वीएम सेटअप करें, उसके ऊपर हम डाकर चलाएं और उसके ऊपर हम कंटेनर रन करें। So as compared to why we can use like ECS on the on-prem server. ओके, मैं आपको इसकी एक रीजन देता हूँ जो कि एक वैलिड रीजन है। हाँ। समटाइम्स हाँ। होता ये है कि हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि हम ऑन द क्लाउड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है कि कुछ क्लाइंट को रिक्वायर करते हैं कि हमें ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर के ऊपर भी रिक्वायर्ड है। हम आपके क्लाउड के ऊपर आके वो सोल्यूशन यूज नहीं करेंगे, हमें ऑन प्रेमिसेस आप देंगे। अब उस ऑन प्रेमिसेस को हमने डिप्लॉय भी करना है, उसको मैनेज भी करना है, हमने उसकी अवेलेबिलिटी भी रखनी है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी वर्ल्ड के अंदर आपका सोल्यूशन है और आप हर जगह जाके उसको ऑन प्रेमिसेस पर डिप्लॉय करके, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास एक ऐसी बिजनेस लॉजिक होती है या हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन की लॉजिक होती है कि जो हम चाहते हैं कि किसी के पास मत जाए, कोई उसको ना देख सके। उस केस में हम ईसीएस एनीवेयर को यूज करते हैं। वो हमें हेल्प आउट क्या करता है कि हम एक सेंट्रलाइज क्लस्टर जिधर बैठ के हम क्लाउड को के क्लस्टर को मैनेज कर रहे हैं, हम सेम उसी क्लस्टर के अंदर ही एक अलग क्लस्टर बना के हम ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट करके उसको लिंक करें, हम खुद से डिप्लॉय करें और खुद से उसको सारा मैनेज करें। तो मैनेज सोल्यूशन जब हमने प्रोवाइड करना होता है इन द इफेक्टिव वे, जिसके अंदर हमें अवेलेबिलिटीज वगैरह सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है, उस केस के अंदर हम ईसीएस एनीवेयर को ही प्रेफर करेंगे। इज इट क्लियर? ये सर, तो इससे हमारे पास ये जो सारा आपने इस तरह वो कंप्लीट जो नोट द लिंक्स हैं और सारा मतलब एप्लीकेशन की जो प्राइवेसी वगैरह सारा इसी के थ्रू मैनेज हो जाएगा, इस के थ्रू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसके अंदर बस ऑन प्रेमिसेस के अंदर जो एक चीज है वो ये है कि हम लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते, हमें वो कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। इफ यू नो अबाउट द एडब्ल्यूएस वीपीसी वीपीसी पेयरिंग है, हमारे पास डिफरेंट गेटवेज होते हैं, उसको यूज करके हम ऑन प्रेमिसेस को इसके कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें के कुछ मैकेनिज्म्स हमें यूज करने पड़ते हैं। ऑन प्रेमिसेस की जो एक लिमिटेशन ये है कि वो लोड बैलेंसिंग हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये स्लाइड से वो फिर लेके खुद मेंशन से है। सेटअप करना पड़ता है। हाँ जी, वो हमें खुद से डिफरेंट ओके। मैकेनिज्म्स के थ्रू सेटअप करना पड़ता है। थैंक यू सर। ईसीएस का ना बहुत कुछ है, ईसीएस की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखें तो बहुत कुछ है। तो हम्म। वी हैव टू मेंटेन कि बहुत एक लिमिटेड स्कोप है जिसके अंदर में आज हम हमारी ये सारी डिस्कशन यहाँ पे रखेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जो ऑन प्रेमिसेस हमारे पास सिर्फ होता है उसके अंदर ये आता है कि हम सिर्फ ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर के अंदर जो अपनी हमने डॉकर कंटेनर्स हमारे डिप्लॉयड होते हैं, हम उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अगर वो क्लाउड के साथ लिंक्ड हैं, हमें किसी क्लाउड की सर्विस को यूज करना है, तो देन दे कैन कॉज द इशू। हम उसको अवॉइड करते हैं। लाइक रिसेंटली मेरे साथ ये इशू फेज आया था कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरी एक बिजनेस लॉजिक है जो कि मैंने ऑन प्रेमिसेस एक फिनटेक कंपनी को प्रोवाइड करनी है, but that fintech company is not willing to connect on the cloud because गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उस केस के अंदर दो रिकमेंडेशंस हमने दी थी उनको कि आप ईसीएस एनीवेयर को यूज कर लें, उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल रहेगा, या फिर वो एक पाइथन एप्लीकेशन थी उसकी हमने एक एक्सडी बना के क्लाइंट को दी थी। तो क्लाइंट लाइक द फ्यूजन ऑफ द एक्सडी बिकॉज एक सिंपल एक्सडी है जो कि आप रन करते हैं, आपका इनपुट फाइल्स देते हैं, वो आउटपुट जनरेट करके आपको दे देते हैं। तो इट डिपेंड्स के कौन सा सोल्यूशन किधर फिट बैठता है। ईसीएस एनीवेयर में सिर्फ ये है कि हमें एडब्ल्यूएस क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी के अंदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, हमें उसको डिफरेंट तरीकों से इन चीजों को देखना पड़ता है। एनी अदर क्वेश्चंस? और और इसमें आई थिंक सर ये मोस्टली अनप्रेम इंडस्ट्रीज में अनप्रेम पे ये यूज हो रहा है कि नहीं एसीएस की, ओके जहाँ तक मैंने देखे मोस्टली वो डाकर के थ्रू ये सारा वो अपना चलाते। अगर इन केस क्लाउड पे जाना हो देन उन केस पे उस केस में ये फिर ईसीएस वगैरह ईसीआर और ये जो ईकेएस वगैरह फिर यूज करते हैं।
एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है कि ऑन प्रेमिसेस के अंदर ज्यादातर हमारा जो है वो डॉकर ही यूज हो रहा होता है, लेकिन एडब्ल्यूएस ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ कंपनीज हम्म। इस सोल्यूशन को यूज कर भी रही हैं, कुछ नहीं भी कर रही। तो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि कंपनी का क्या सिनेरियो है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके। अच्छा, कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम ईसीएस एनीवेयर की देखते हैं कि वो कहता है कि आप एक जो इंस्टेंस है वो एक ही क्लस्टर में एट अ टाइम रजिस्टर हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि एक इंस्टेंस को दो क्लस्टर्स का पार्ट बनाए। और जो एक्सटर्नल आपके इंस्टेंसेस हैं उनको एक आईएम रोल की जरूरत है कि वो एडब्ल्यूएस की एपीआई के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एडब्ल्यूएस के कुछ एपीआई होंगे क्लस्टर की, ईसीएस की, जिनके साथ उसको कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए उसको आईएएम रोल की जरूरत है। ठीक है। प्री कॉन्फ़िगर्ड उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। जो इंस्टेंस आप रजिस्टर करवाएंगे ईसीएस के साथ वो एक ब्लैंक होना चाहिए, उसके ऊपर सब कुछ स्क्रैच से सेटअप होना चाहिए है। प्री कॉन्फ़िगर्ड जो सर्वर होगा वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। और इसी तरह अगर आप उसके लॉग्स जो है आईएम तक लेके उसको आपने लॉग्स जो है उसके क्लाउड वॉच पे लेके आने हैं, तो उसके लिए भी आपको फिर एग्जीक्यूशन आईएम का एक रोल होता है जो कि क्लाउड वॉच को और ऑन प्रेमिसेस को कनेक्ट करेगा। वो आपको टास्क डेफिनेशन में बताना पड़ता है। लोड बैलेंसर यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। सर्विस डिस्कवरी एक कंपोनेंट है ईसीएस का, वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। अ, और जो ऑन प्रेमिसेस हैं वो सिर्फ ब्रिज होस्ट और एक नन नेटवर्क होता है, उसको यूज करेंगे। एडब्ल्यूएस वीपीसी नेटवर्क मोड जो है वहां पे सपोर्टेड नहीं होता। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं सूटेबल वर्कलोड्स की, कि फॉरगेट किसके किन वर्कलोड्स के लिए सूटेबल है, EC2 के लिए सूटेबल है। फॉरगेट सूटेबल उनके लिए उन वर्कलोड्स के जो बहुत लार्ज वर्कलोड्स हैं, बहुत हैवी वर्कलोड्स हैं, और उसमें आपको ऑपरेशनल ओवरहेड बहुत कम चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे इसके जो बैकग्राउंड के ऊपर जो अंडरलाइन कैपेसिटीज हैं उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर हमारे पास EC2 वगैरह आप कहते हैं कि मैं मैनेज ना करूं, तब आप इसको यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्कलोड्स होते हैं जो कि कभी कभी जाके एग्जॉस्ट होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत रेयरली होती है, तब आप यूज करते हैं। टाइनी वर्कलोड्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे वर्कलोड्स आपके होते हैं, लाइक, और बैच वर्कलोड्स होते हैं। टाइनी और बैच वर्कलोड्स की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप ये कहते हैं कि लेट्स से कि S3 के अंदर मेरे को एक ऑब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, वो आगे से वो लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है, और लैम्डा फंक्शन देन ECS के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहा है। तो उस तरह के वर्कलोड्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या होगा, ये जब लैम्डा फंक्शन इसको कॉल करेगा तब ये टास्क क्रिएट करेगा, काम करेगा, टास्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। EC2 किन वर्कलोड्स के लिए हमारे पास सूटेबल है? EC2 में हमारे पास, जिसमें हमारे हाई सीपीयू हर वक्त रिक्वायर्ड है, मेमोरी यूजेज हमारी ज्यादा है, उधर हम EC2 को यूज करेंगे। हमें ऑप्टिमाइज्ड प्राइस के ऊपर लार्ज वर्कलोड्स को रन करना है, तब हम यूज करेंगे। हमें persistent स्टोरेज जो कि डॉकर बाइंड माउंट्स हम नॉर्मली कहते हैं, यहाँ पे वो persistent स्टोरेज वॉल्यूम्स आ जाते हैं हमारे पास जो कि कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको उसके साथ एक्सेस करने हैं तो तब आप करेंगे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर खुद पूरा मैनेज करूंगा, फिर आप इसको यूज करेंगे। जी, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई आपको कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो सर इसमें हम ये इसी दो दो तरीकों से मतलब यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि EC2 के थ्रू हम वो इंस्टेंस लॉन्च करें और फिर उसके अंदर वो सेटअप करें, या पारगेट के थ्रू हम मतलब कंटेनर चला सके इसी तरह। जी, एग्जैक्टली इसी तरह। सो बेस्ट सोल्यूशन आई मीन लाइक, अगर हमारे पास अगर इन केस ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देन वी कैन यूज इस ये फॉरगेट यूज कर सकते हैं। नहीं, इन द अदर केस वी नीड टू यूज दिस टू, लाइक हाँ, इन केस ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कौन सा हम यूज कर सकते हैं।
अच्छा, कॉस्ट अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है ना डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन की नेचर क्या है, एप्लीकेशन किस नेचर की है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कर सकते हैं। हम एक हम्म। जेनेरिक सोल्यूशन हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड, इधर आपको पता है कि बहुत कम आपका वर्कलोड ऐसा है जिसके ऊपर, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपने EC2 लॉन्च के साथ किया, EC2 टाइप के साथ किया हुआ है, और आपने जो वहां पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस दी हैं, और आपने दी हैं 4 vCPUs एंड 16 GB रैम, ठीक है। हम्म। लेकिन इन एक्चुअल जो आपका टास्क रन हो रहा है वो 1 vCPU 2 GB रैम कंज्यूम कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो दिस इज नॉट एन कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। यहाँ पर आप इंस्टेंस टाइप को स्मॉल कर लें, या फिर आप फॉरगेट मोड के हम्म। ऊपर चले जाएं जिधर आपको इजिली ये हेल्प आउट करेगा। तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। देखिए, कुछ एप्लीकेशन आपकी होती हैं जो मेमोरी इंटेंसिव होती हैं, कुछ एप्लीकेशन आपकी होती हैं सीपीयू इंटेंसिव होती हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन आपकी होती हैं जैसे इक्वेशनल, एक समझ लें कि एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प है, उसके अंदर ही लोड आना है, उसके अलावा नहीं आना। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर हम बैंक की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो बैंक में 9 to 5 ही लोड आना है। 5 बजे के बाद जो सर्वर्स हैं वो नॉर्मल यूटिलाइजेशन पे चले जाएंगे। तो फिर वहां पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से मिक्सचर लेके चलेंगे। हम मिक्सचर भी लेके चल सकते हैं, हम सिंपल एक टाइप लेके भी चल सकते हैं जी। गॉट द पॉइंट। क्योंकि इसमें सर ये कंटेनर तो ऑल द टाइम वो, क्योंकि एप्लीकेशन चल रही होती है, कंटेनर भी वो चल रहे थे, तो वो रिसोर्सेज के है वो तो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो इसलिए वजह से मैं पूछा था कि हम किस तरह कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसमें कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ना कोई एक फैक्टर नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम हम्म। कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। हम्म। ECS फॉर गेट के अंदर भी कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा है कि भाई स्मॉल वर्कलोड्स हैं, उसके लिए हमें, हम्म। ठीक है, हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है ना। ऑब्वियसली के हम्म। फॉर गेट की थोड़ी सी कॉस्ट कहीं ना कहीं जाके ज्यादा होगी, क्योंकि AWS उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। अब अगर आप ये हम्म। देखें तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है EC2 के अंदर कि भाई लार्ज वर्कलोड्स दैट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्राइस। लार्ज वर्कलोड्स में अगर आपको ऑप्टिमाइज प्राइस चाहिए तो फिर आप EC2 पे चले जाएं। स्मॉल वर्कलोड्स हैं उसके हम्म। अंदर आप फॉरगेट के ऊपर चले जाएं। या कुछ ऐसे वर्कलोड्स हैं जिधर आपको रूल आप कहते हैं कि कॉस्ट भी, ओके, कॉस्ट के साथ मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज ना करना पड़े, तो तब भी ये चलता है। लेकिन फॉरगेट और EC2 दोनों के केस के अंदर आपके पास डाउन टाइम मिनिमल होता है, ज्यादा डाउन टाइम नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सिंगल टास्क के साथ चल रहे हैं, वो टास्क फेल होता है तो नया टास्क करने में डाउन टाइम आएगा। लेकिन अगर आपने एटलीस्ट 2 रन करें 3 रन करें तो तब डाउन टाइम नहीं आता। तो डाउन टाइम का इशू नहीं है। स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने एप्लीकेशन को स्केलेबिलिटी भी रखें, वो अगेन वही बात है कि आपने मल्टीपल फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। क्या आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज चाहिए या आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, ये डिपेंड करता है हर चीज के ऊपर। हम्म। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू और द ना ना वर्कलोड ही इसको सेट कर नंबर। सकते हैं। जी, क्वेश्चन करें। थैंक यू। और अगर इन केस दोनों में सेम वर्कलोड होगा, एग्जांपल टारगेट हो इसी इसी टू में, स्मॉल हो या लार्ज, तो उस केस में क्योंकि जो टारगेट जो ये डेवलप्स मैनेज सर्विस है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाँ, इसी समहाउ इसी इसी समहाउ टू। कॉस्ट समहाउ कॉस्ट ज्यादा होगी, हाँ। ठीक है। टारगेट के लेकिन कंपेयर टू मेरे इसी टू। मेरे नजदीक में फॉरगेट ज्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। देखिए, मैंने आपको हम्म। एग्जांपल दी 4 vCPU एंड 16 GB रैम की, ठीक है। यस सर। अब 4 vCPU 16 GB रैम में से होस्ट OS को भी कुछ vCPUs रिक्वायर्ड है, मेमोरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसने कर्नल के कुछ प्रोसेसेस को रन करना है बैकएंड पे, ठीक है। तो फॉरगेट के यस। अंदर ये चीज नहीं होती, फॉरगेट के अंदर हम 1 vCPU उसके साथ ही चल रहे हैं। हमने कह दिया कि 1 vCPU हम्म। और 2 GB रैम हमें चाहिए टास्क की, तो हम उसी के साथ चल रहे हैं। बैकएंड पे क्या हो रहा है, वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मिक्सचर होता है, कुछ केसेस में फॉरगेट आपके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कुछ केसेस में EC2 हो जाएगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे कि हम्म। दोनों में आपको एक जैसी कॉस्ट नजर आ रही होगी। सही है।
और ज्यादातर जो फॉरगेट हम तब यूज करते हैं, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, कि जब हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन इतनी स्टेबल है कि इस एप्लीकेशन में कोई बर्स्ट नहीं आएगा, हमें कोई एप्लीकेशन के अंदर जाके, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हमें एसएसएच करके कंटेनर के अंदर घुस के कोई चीज देखनी नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि हमारा कोड बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे लिखा हुआ है, तो तब हम फॉरगेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और समटाइम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, जैसे मैंने जो रिसेंट एक ईसीएस पे डिप्लॉयमेंट की थी, वो मैंने EC2 मोड के साथ ही की थी और पहले, लेकिन फिर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने ये प्रोडक्ट AWS मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करनी है, हाँ, और ये सिक्योर भी होनी चाहिए। तो उस केस में हमें फॉरगेट ने हेल्प आउट किया, सिक्योर इन दैट सेंस कि ना सर्वर होगा पीछे, ना कोई एसएसएच कर सकता है, ना कोई कंटेनर के अंदर जाके देख सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो हम्म। ये स्नैरियो टू स्नैरियो वेरी करता है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अगर आप लोगों को क्लियर है तो थम्स अप करें सो दैट वी कैन मूव ऑन। ओके, देन हमारे पास ना ईसीएस कहते हैं नेटवर्क्स। मैंने एक नेटवर्क है नट, जिसके अंदर कोई नेटवर्क नहीं है, फिर हमारे पास होस्ट है, फिर ब्रिज है, फिर VPC है। अब होस्ट नेटवर्क क्या यूज करेगा कि वो जो अंडरलाइन EC2 इंस्टेंस है जिसके ऊपर टास्क रन हो रहा होगा, वो इस उस EC2 इंस्टेंस का नेटवर्क यूज करेगा। ठीक है। ब्रिज क्या है? जो डॉकर का, डॉकर वर्चुअल कंटेनर का एनवायरनमेंट होता है, उसको यूज करेगा। VPC क्या है? कि वो AWS VPC नेटवर्क को यूज करेगा, और AWS VPC नेटवर्क की खास बात यह है कि इसके अंदर 7 डिफरेंट ENIs होते हैं, और हर ENI के अंदर प्राइवेट एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इससे PPC मोड के अंदर हमें इनहेंस्ड सिक्योरिटी मिलती है, इनहेंस्ड मॉनिटरिंग मिलती है, और जो ECS फॉर गेट के जितने वर्कलोड्स हैं आपके, वो रन ही सिर्फ AWS VPC मोड के ऊपर करते हैं, इसके अलावा किसी और मोड के ऊपर रन ही नहीं होते। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि AWS VPC मोड ही यूज होगा फॉरगेट में, आप कोई और नेटवर्क मोड यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग को नेटवर्क के दरमियान में डिफरेंस क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम बात करें क्लस्टर। हम काफी देर से टर्म यूज करें क्लस्टर क्लस्टर। क्लस्टर बेसिकली क्या है? क्लस्टर एक लॉजिकल ग्रुप के, एक क्लस्टर कब बनता है? जब एक मल्टीपल टास्क एक रन हो रहे हैं तो एक क्लस्टर बनेगा, या मल्टीपल सर्विसेज रन हो रही हैं तो वो सर्वर क्लस्टर फॉर्म करते हैं। ओके। टास्क और सर्विसेज आपकी हमेशा क्लस्टर के अंदर रन होती है। अब टास्क और सर्विस में क्या डिफरेंस है, मैं शॉर्टर डिफरेंस में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, आगे हम स्लाइड में जाकर इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। टास्क होता है स्टैंड अलोन, हम इसको यूज तब करते हैं जब शॉर्ट टर्म आपने कोई एग्जीक्यूशन करनी है, आप पे एक प्रोसेस रन हुआ है, जिसका मैंने आपको लैम्डा की एग्जांपल दी कि लैम्डा फंक्शन से ट्रिगर हुआ ECS ने एक टास्क क्रिएट किया, उस टास्क ने काम किया, वो खत्म हो गया। टास्क बेसिकली क्या करता है, आपका वो कंटेनर, वो इमेज रन करता है, वो कंटेनर रन करता है जिसके अंदर आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉयड होती है। अब सर्विस के अंदर क्या फर्क है? सर्विस हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म रनिंग टास्क, जो कि आपको 24/7 रनिंग फॉर्म के अंदर चाहिए हैं। ठीक है। अब टास्क अगर फेल हो जाता है, अगर स्टैंड अलोन टास्क है, टास्क एक स्टैंड अलोन। ठीक है। अब टास्क अगर आपका फेल हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बनेगा, वेर एस अगर अपने सर्विस के अंदर सर्विस बनाई हुई टास्क की, देखिए टास्क की ना, मैं आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आएगी, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। एक होती है सर्विस, एक होती है टास्क। ठीक है। सर्विस के अंदर भी टास्क चलते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस बना के टास्क को रन करेंगे तो वो अवेलेबल रहेंगे, अगर कोई टास्क फेल होगा तो उसको ऑटोमेटिकली नया क्रिएट करेगा। वेरएस आप सर्विस नहीं बनाते, आप कहते हैं मैंने सर्विस को बगैर ही सिंपली टास्क रन करना है, तो अगर वो टास्क फेल होता है तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। तो सर्विस में और टास्क में एक ये डिफरेंस है कि स्टैंड अलोन टास्क और सर्विस में ये चीजें फर्क आती हैं। अंडरस्टैंड?
एनी क्वेश्चंस? ओके। अच्छा, एक क्लस्टर के अंदर ना हम मिक्सचर भी चला सकते हैं। हम फॉरगेट मोड को भी उसके अंदर रन कर सकते हैं, हम EC2 मोड को भी उसके अंदर रन कर सकते हैं, ECS एनीवेयर को भी रन कर सकते हैं। क्लस्टर बनाते हुए हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस और AWS फॉरगेट की ऑप्शन आती है। वेयर एज जब हम क्लस्टर के अंदर सर्विस या टास्क रन करते हैं तो वहां पे हमारे पास ECS एनीवेयर की ऑप्शन आती है। ठीक है। फिर क्लस्टर के अंदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स और कैपेसिटी प्रोवाइडर दोनों का मिक्सचर भी चल सकता है। ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी प्रोवाइडर। हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के कैपेसिटी प्रोवाइडर को भी रन कर सकते हैं, फॉरगेट कैपेसिटी प्रोवाइडर को भी रन कर सकते हैं। और वो कहता है टास्क रन ऑन अ फॉरगेट और EC2 इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ लॉन्च टाइम और अ कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। हमारे पास दो होती हैं, हम कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटजी या लॉन्च टाइप के ऊपर कर सकते हैं। कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आपकी उस स्केलिंग को कंप्लीटली मैनेज कर रहा होता है। मैं आगे जाकर आपको डिफरेंस समझाऊंगा। अगर आप लॉन्च टाइप यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो नहीं देखेगा कि नीचे क्या है क्या नहीं है। वो जितने आपने लाइक, आप लोगों में से कितने लोगों को ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पता है? मुझे हैंड रेस कीजिएगा। आप लोगों के पास ऑप्शन होगी हैंड रेस करके मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों को ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पता है? हैंड रेस कर लेंगे, चैट में मुझे बता दें। सर इसमें ये तो स्केलिंग इज इट द सेम लाइक व्हेन वी नीड लाइक बेस्ड ऑन द वर्कलोड AWS provide auto scaling so it will automatically like scale the virtual machine like from 2 to 4 or 4 to 6, and if in case एग्जैक्टली the load exactly. is लेकिन like to एक the मिनट, minimum then it will come down. ओके, डेट्स ओके। लेकिन ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम होता है। ठीक है। मैक्सिमम अगर आपने Yes sir. 10 इंस्टेंसेस वहां पे लिख दिए हैं तो 10 इंस्टेंसेस के ऊपर जाके वो रुक जाएगा, 11वां लॉन्च नहीं करेगा। ठीक है। नहीं. Yes sir. अब ECS के अंदर हमारे पास ऑटो स्केलिंग क्लस्टर लेवल के ऊपर है और फिर हमारे पास सर्विस लेवल के ऊपर ऑटो स्केलिंग। ठीक है। अब आपने सर्विस लेवल पे लिख दिया कि मुझे मिनिमम 2 टास्क चाहिए और मैक्सिमम 20 चाहिए। ठीक है। इस केस में आपने कहा कि भाई मेरा जो टास्क है ना वो 2 VCQs और 4 GB रैम ले रहा है। ठीक है। और आपने EC2 की कैपेसिटी रखी हुई है 4 VCQs एंड 16 GB रैम। ठीक है। अब मसला क्या है? अब देखें, एक क्लस्टर के अंदर एक सर्विस नहीं चलती, हम मल्टीपल सर्विसेज को रन करते हैं। ठीक है। ये बेसिकली माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है ना। आपने फ्रंट एंड को लेदर रन किया एसएन सर्विस, बैक एंड को आपने लेदर एसएन सर्विस रन किया, और आपने डेटाबेस को एसएन सर्विस लेदर रन किया। अब फ्रंट एंड और बैक एंड की मैं बात करूं, अब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो स्केल हो रहा है। दोनों के पास तो आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हुए लिमिट बता दी कि भाई 10 सर्वर हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। अब जब टास्क की स्केलिंग हो रही है, आपकी एप्लीकेशन पर लोड इतना आ गया कि टास्क स्केल होते होते एक ऐसी पॉइंट आया है कि टास्क मजीद लॉन्च करने की जरूरत है, लेकिन नीचे हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस ही अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर हमने टास्क को रन करवाने हैं। कौन सा पॉइंट? उस केस में ये क्या करता है, उस केस में आपको जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप की मैक्सिमम लिमिट होती है ना, एन की, कैपेसिटी प्रोवाइडर उसको स्केल करना शुरू करता है। उसको 10 to 11 करेगा, 11 to 12 करेगा, 13 करेगा, 15 अप टू सो ऑन चलता जाएगा जब तक आपकी एप्लीकेशन का लोड नॉर्मलाइज नहीं होता। आई बात समझ आप लोगों को? अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो इसमें सर बेस्ड ऑन द टास्क लाइक अगर जितने टास्क हमारे पास लोड आ जाए, हाँ, मतलब ज्यादा हो जाते हैं तो वो खुद ही उसको फिर 10 से 11 करेगा एग्जैक्टली टास्क के बेस exactly. पे. हाँ, टास्क के मतलब बेस. देखें हमारे पास मैक्सिमम थे 10 इंस्टेंसेस। उन 10 के 10 यस सर. इंस्टेंसेस के ऊपर हमारे टास्क लॉन्च हैं। अब उन 10 इंस्टेंसेस के ऊपर कैपेसिटी नहीं बची नए टास्क लॉन्च करने की, और हमें नए टास्क लॉन्च करने की जरूरत है। हमारी एप्लीकेशन का लोड नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, एक बहुत हैवी ट्रैफिक है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर।
वो फिर क्या करेगा, उसको हम्म। 11 से 12, 12 से 13, अब तो सो ऑन जाता जाएगा जब तक हमारी स्केलिंग पूरी नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ इन केस ऑफ ईटीएस क्लस्टर मोड में होगा, अगर ये मोड नहीं है इन केस तो देन वो हाँ मैक्सिमम जी, दे देंगे। ईसीएस क्लस्टर के अंदर ही होगा, टास्क मोड में नहीं होगा, हम्म। सर्विस मोड के अंदर ही अलाउ नहीं होता है। ठीक है। और हम्म। अगर हम लॉन्च टाइप की बात करें, अगर हम लॉन्च टाइप को सेट करेंगे तो लॉन्च टाइप में वो ये काम नहीं करता। लॉन्च टाइप में वो 10 के ऊपर जाकर रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि आप कैपेसिटी प्रोवाइडर के मोड के अंदर चलें। आप कैपेसिटी प्रोवाइडर की स्ट्रेटेजी को लेकर चलें जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन की डाउन टाइम कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। समटाइम्स भी होता है कि आप अवेलेबल हो सकते हैं, आप रन टाइम के ऊपर स्केलिंग ग्रोथ को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस पे आ जाती हैं जिधर आप ऑटोमेटिकली या उस टाइम के ऊपर नहीं कर सकते, आप अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहां पे हमें कैपेसिटी प्रोवाइडर हेल्प आउट करता है। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि फॉर द टास्क दैट यूज द ईसी टू लॉन्च टाइप और ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैपेसिटी प्रोवाइडर क्लस्टर कैन कंटेन मल्टीपल डिफरेंट कंटेनर इंस्टेंस टाइप्स। ठीक है। तो मल्टीपल कंटेनर इंस्टेंस टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं क्लस्टर के अंदर। हाउएवर कि एक इंस्टेंस जो है एक क्लस्टर के ऊपर ही रजिस्टर होगा। लाइक मल्टीपल क्लस्टर्स हैं तो डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन वो एट अ टाइम एक ही क्लस्टर का पार्ट बनेगा। ठीक है। हमें यहाँ पे आईएम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि हम आईएम पॉलिसीज के थ्रू जो है अपने क्लस्टर की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हर EC2 इंस्टेंस जिसके ऊपर जो कि रजिस्टर होता है हमारा ईसीएस क्लस्टर के अंदर, उसके अंदर एक ईसीएस का एजेंट रन होता है जो कि ईसीएस के क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट करता है और ईसीएस की सर्विस के साथ कम्युनिकेट करके हमारी पूरी एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर ऑटो स्केलिंग की। क्लस्टर ऑटो स्केलिंग हम यूज करते हैं EC2 मोड के अंदर, फॉरगेट मोड के अंदर हम यूज नहीं करते। ठीक है। फॉरगेट तो कंप्लीटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एडब्ल्यूएस की, हमें वहां पे करने की जरूरत ही नहीं है। हम EC2 मोड के अंदर हम क्लस्टर की ऑटो स्केलिंग करते हैं, जिसके अंदर हम सिंपल एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं। हम उसके अंदर उसको बताते हैं कि मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, और उसके साथ हम क्लाउडवर्क्स के मैट्रिसेस को कॉन्फ़िगर। जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनता है तो आप लोगों को पता है हमारे पास तीन चीजें बनती हैं। एक क्लाउडवर्क्स का मैट्रिक्स बनता है। ठीक है। हमारे पास स्केलिंग पॉलिसीज बनती हैं। दो तरह के क्लाउड वॉच मैट्रिक्स बनते हैं, एक मिनिमम का होता है, एक मैक्सिमम का होता है। हम स्केलिंग पॉलिसी बताते हैं कि हमने किस बेस के ऊपर करनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर करनी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर करनी है। सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप में करते हैं, सेम यहाँ पे भी हमारे पास वो सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इज दैट क्लियर? और जो स्केल इन स्केल आउट हमारी एप्लीकेशन की क्लस्टर हो रहा होता है वो बेसिकली होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन जो भी आप यूज करें। ठीक है। और ईसीएस की जो ऑटो स्केलिंग है, जब हम लॉन्च टाइप कैपेसिटी प्रोवाइडर को यूज करेंगे तो डायरेक्टली इसके साथ लिंक हो जाएगी। हम अगर कैपेसिटी प्रोवाइडर मोड में रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ईसीएस ऑटो स्केलिंग के साथ वो लिंक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, EC2 लॉन्च टाइप पे जिसका मैंने आपको बताया कि भाई मैक्सिमम के ऊपर जाके वो रुक जाएगा, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। वो सिर्फ ऑटो स्केलिंग को ही लेके मैनेज कर रहा होगा। जो EC2 लॉन्च टाइप होगी वो सिर्फ ऑटो स्केलिंग को लेके मैनेज कर रहा होगा, वेयर एज कैपेसिटी प्रोवाइडर के अंदर वो फिर इंक्रीज भी करता है। अच्छा, मेरे ख्याल है इधर तक इसको हम रोकते हैं। मैं आप लोगों को साथ में इसको थोड़ा सा डेमो भी दिखाता हूँ कंसोल से, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए कि ये चीज हम डिस्कस क्या करें। देन हम आगे आके बाकी स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट मोमेंट, मैं कंसोल को ओपन करनी है AWS में।
ओके, हम एक क्लस्टर बनाते हैं यहाँ पे, और उसको हम नाम देते हैं ECS डेव। ठीक है, ये नेम स्पेस वगैरह की होती है, मैं आप लोगों को भी बता। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है। फॉर गेट है, सर्वलेस और EC2 इंस्टेंस है। अब फॉर गेट के केस में आप देखें हमारे पास नीचे ऑटो स्केलिंग की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर मैं फॉर गेट की बजाय Amazon EC2 को सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर मुझे कह रहा है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करें। मैं कहता हूँ हम ऑन डिमांड कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। कंटेनर इंस्टेंस में कौन कौन से मशीन इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वो मशीन इमेजेस हैं जो कि ECS ऑप्टिमाइज्ड हैं, और इसके ऊपर ECS का एजेंट इंस्टॉल्ड है, हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास सारी इंस्टेंस टाइप अवेलेबल है। विंडोज है, बॉटल लॉकेड GPU है, ये डिफरेंट इंस्टेंस टाइप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेट सपोज हम बात करते हैं Amazon Link 2, जो कि कर्नल 5.1। इसमें आप वो कहता है कि आप इंस्टेंस टाइप बताएं कि इंस्टेंस टाइप आपको क्या चाहिए। आप कोई भी इंस्टेंस टाइप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ P2 डॉट मीटिंग। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट यहाँ से कर। अब इसके साथ ना रोल अटैच होता है ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी क्रिएटेड रोल माइट भी आपने पहले से कोई क्लस्टर बनाया, उसका जो रोल बना हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप सिंपल क्रिएट न्यू रोल को सिलेक्ट कर लें यहाँ से। आपको जब क्लस्टर बनेगा ये ऑटोमेटिकली रोल पीछे से क्रिएट कर देगा IAM के अंदर जाके। और ये जितना काम होगा आपके क्लस्टर क्रिएशन और आपकी क्लस्टर में टास्क या सर्विस की क्रिएशन, ये सारा कुछ पीछे AWS क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू मैनेज होता है। हम मिनिमम यहाँ पे कह देते हैं 1 एंड मैक्सिमम हमारे पास 5 ऑलरेडी सेटअप है, हम उसके साथ ही चलते हैं। देन हम आगे बात करते हैं कि SSH करना है सर्वर, तो उसके लिए अपने की पेयर कौन सा अटैच करना है। तो मेरे पास क्रिएटेड काफी पड़े हुए हैं, मैं कोई एक भी यहाँ से अटैच कर। EBX वॉल्यूम आपने कितना रखना है आप वो भी बता सकते हैं। लेट से मैं कह देता हूँ कि मुझे 30 GB का वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, और ये नेटवर्क सेटिंग्स है जिसके अंदर हम VPC सिलेक्ट करेंगे। VPC के बाद आप सबनेट अपने सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सबनेट हैं, हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप में से भी आपको सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑटो साइन पब्लिक IP लाजमी करना सबके लिए, तो आप सबके लिए लाजमी भी कर सकते हैं। अदर देन दैट आप उसको सबनेट सेटिंग के साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑन टर्न ऑफ ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं कि मैं सबनेट सेटिंग के साथ चलूँ तो सबनेट सेटिंग के साथ ही हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग हमारे पास ना यहाँ पे ये कंटेनर इनसाइट है जो कि ऑटोमेटिकली इसको अगर हम इनेबल कर लें तो ये अंदर से कंटेनर इंस्टेंसेस के अंदर से जितनी इनसाइट्स हैं उसकी CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन और डिफरेंट मैट्रिक्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो टास्क और कंटेनर लेवल के और हमारे EC2 इंस्टेंस लेवल के कलेक्ट करके हमारे पास ये आता है। हम सिंपली यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे, हमारा ये क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछें। मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल अब तक का आप लोगों का फीडबैक क्या है। सर इसमें कंटेनर इनसाइट ये मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है जी, ये मॉनिटरिंग में यूज होता है। या थिंक और हालत के सर इसमें थोड़ी सी अगर वो विजुअलाइजेशन वगैरह हो जाती स्टार्ट में से ना, ताकि क्यों कुछ लोगों मतलब वो अगर कोई फर्स्ट टाइम वो देख रहे हो तो उसको और भी अच्छे समझ में आए। कोई मतलब डायग्राम वगैरह इस तरह या कुछ ना उस तरह से। बाकी आई थिंक लेक्चर बहुत अच्छा जा रहा है, अभी डेमो भी हो रहा है तो और ज़्यादा समझ आ गया, क्योंकि पहले स्टार्ट में सिर्फ थ्योरी थी ना। इसको जो है हम करेंगे, मैं आप लोगों को कल एक डायग्राम दिखाऊंगा
ये डायग्राम इस तरह से आर्किटेक्चर हमारा डिप्लॉय हो सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें, ये क्लस्टर हमारा क्रिएट हो रहा है और ये ऊपर पास ऑप्शन आ रही है, कह रहा है कि व्यू इन क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम क्लाउड फॉर्मेशन में जाएं तो हमें पता चल जाता है कि पीछे किस स्टेप के ऊपर वो अभी है। ठीक है, ये हमारे पास ये सारे स्टेप हमारे जो क्लस्टर क्रिएट होने के हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। इवन डिस्ट्रॉय भी हम क्लस्टर जब करेंगे तो पीछे से इसके से ये क्लाउड फॉर्मेशन के स्टैक को ही रन करता है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड क्लस्टर पड़ा था, मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ओके, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। अच्छा, अब क्लस्टर के अंदर देखें हमारे पास सर्विसेज हैं, ये टास्क है। ठीक है, सर्विस मैंने आपको बताया कि लॉजिकल सर्विस के अंदर मल्टीपल टास्क रन हो सकते हैं। ठीक है, वेर एस अगर आप सिंपल टास्क रन करोगे यहाँ पे तो वो एक स्टैंड अलोन टास्क है, वो किसी और के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, ये इंस्टेंस कौन से चल रहे हैं, नीचे सारा कुछ आपके पास आएगा। ठीक है, फिर मैट्रिसेस हैं आपके पास, मैट्रिसेस आपके पास सारे आ जाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। कैजुअल, हम इवन के टास्क को यहाँ पे कैजुअल भी कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये एग्जीक्यूट डेली बेसिस होने चाहिए, जो कि आप समझ लें एक किस्म की क्रॉन जॉब्स की तरह आपका एक्ट करेगा। हम सर्विस की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट सर्विस करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कैपेसिटी प्रोवाइडर है, लॉन्च टाइप का। कैपेसिटी प्रोवाइडर में मैंने आप लोगों को बताया कि कैपेसिटी प्रोवाइडर में जब अंडरलाइंग EC2 इंस्टेंसेस की कैपेसिटी ब्रीच होना शुरू होगी, कम हो जाएगी, मजीद लॉन्च नहीं कर पा रहा होगा, तब वो यहाँ से इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप को स्केल करेगा। वेयर एज अगर आप लॉन्च टाइप को सिलेक्ट कर लेते हो सिंपली, तो लॉन्च टाइप के केस के अंदर वो सिर्फ ऑटो स्केलिंग ग्रुप की ही कैपेसिटी को देखेगा, उसको वो स्केल नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब ये देखें, हम सर्विस जब क्रिएट करेंगे तब हमारे पास ऑप्शन है फॉरगेट EC2 एंड द एक्सटर्नल। ठीक है, मैं इसको EC2 के साथ लेके चल सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मेरे पास EC2 इंस्टेंस कोई नहीं है यहाँ पे, वो उसको करेगा। अच्छा, अब ये देखें वो मेरे से क्या पूछ रहा है, सर्विस के तौर पर रन करना है, टास्क के तौर पर। तो अब सर्विस और टास्क इसको हम आगे जाके मजीद देखते हैं कि ये चीजें किस तरह से हमारे पास होंगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्जन है हमारे पास, हम हमेशा लेटेस्ट के ऊपर ही रख के उसको रन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाकी जितनी चीजें हैं उसको हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। तो लॉन्च टाइप ऑटो स्केलिंग में और कैपेसिटी प्रोवाइडर स्केलिंग के अंदर आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया? ओके, कैपेसिटी प्रोवाइडर्स, कैपेसिटी प्रोवाइडर सिस्टम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ये आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केलिंग है उसको मैनेज करता है, जो कि टास्क के लिए ये परफॉर्म करता है। एक रास्ते के अंदर मल्टीपल कैपेसिटी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। EC2 कैपेसिटी प्रोवाइडर भी हो सकता है, फॉरगेट कैपेसिटी प्रोवाइडर भी हो सकता है। देन हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉर EC2 इंस्टेंसेस कैपेसिटी प्रोवाइडर्स कैन बी एसोसिएटेड विद द ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ लिंक होता है, which allows ECS to manage the scaling of EC2 instances based on the needs of your ECS task। कि ECS टास्क की नीड की बेस के ऊपर जो है वो EC2 इंस्टेंसेस की स्केलिंग को मैनेज करेगा। और फॉरगेट मोड में वो सर्वरलेस होता है, फिर वो स्केलिंग कर रहा होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो कहता है द कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी determines how the tasks are spread across the cluster capacity provider। मल्टीपल कैपेसिटी प्रोवाइडर्स के केस के ऊपर ये हो सकता है, सिंगल कैपेसिटी प्रोवाइडर में वो टास्क जिस तरह आप डिफाइन करेंगे वो उसी तरह उसको स्प्रेड करेगा। ठीक है, और ये कैपेसिटी प्रोवाइडर्स जो है ये ऑल्टरनेटिव हैं लॉन्च टाइप के। हमारे पास दो तरह के कैपेसिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, डिफॉल्ट और कस्टम। इसके अंदर हमारे पास होती है बेस और वेट, दो वैल्यूज होती है। ठीक है,
जो बाय डिफॉल्ट होता है उसमें बेस जीरो होती है, वेट वन होती है, यानी कि हर कैपेसिटी प्रोवाइडर में एक आपका इंस्टेंस, या आप कह लें कि आपका एक टास्क लॉन्च होगा। आप कैपेसिटी प्रोवाइडर कैन बी द EC2 इंस्टेंस को भी आप कैपेसिटी प्रोवाइडर कह सकते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भी आप कैपेसिटी प्रोवाइडर कह सकते हैं। वेयर कस्टम में हमारे पास की ऑप्शन होती है कि हम कहते हैं कि भाई एक कैपेसिटी प्रोवाइडर में दो हों, उससे अगले में एक हो, इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बेहतर ऑप्शन ये है, बेटर ये है, रिकमेंड मैं ये करूंगा कि आप डिफॉल्ट कैपेसिटी प्रोवाइडर को ही लेके चलें, क्योंकि वो एक बेस्ट सूटेड है। AWS ने जो चीज बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है। हाँ, जिधर जाके आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत है या आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है, आप उधर जाके कस्टम कैपेसिटी प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, ECS क्लस्टर कैपेसिटी प्रोवाइडर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वही चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ। As soon as you face to launch a new task, it will automatically scale your cluster EASD। कि जैसे ही आप नया टास्क कब फेल होंगे, मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि जब आपके EC2 इंस्टेंसेस ही मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच रहे ऑटो स्केलिंग पे, तब आप फेल होंगे, तब ये आपके स्केल करेगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के साथ ये पेयर्ड होता है, ठीक है। और ये EC2 इंस्टेंस ही ऐड करेगा जब ये कैपेसिटी चलेगा। और ये भी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ECS फॉर गेट जो है वो हमारे कैपेसिटी प्रोवाइडर मोड के ऊपर ही चलता है, वो और किसी मोड के ऊपर नहीं चलता, ठीक है। अगर आपने क्लस्टर अपना बनाया ही फॉर गेट का है, सिर्फ आपने तो EC2 के इंस्टेंस के साथ बनाया है ना। अगर आपने सिंपल ECS फॉर गेट का क्लस्टर बनाया है तो वो सिर्फ ECS फॉर गेट जो है वो कैपेसिटी प्रोवाइडर मोड के ऊपर ही चलता है, वो लॉन्च टाइप की आपको ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। अब सर्विस की, अब बात आती है कि सर्विस की ऑटो स्केलिंग। सर्विस में आपको बता दी कि सर्विस क्या है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टास्क, ठीक है, वो सिंपल आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर, मेमोरी यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर, ठीक है। और अगर आपका लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली जब आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास लोड बैलेंसर यहाँ पे होना लाजमी है। तो लोड बैलेंसर की केस के अंदर जो है वो हम रिक्वेस्ट काउंट जो होते हैं कि ALB के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट आई हैं उसकी बेस के ऊपर भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी होती है, स्टेप स्केलिंग होती है, स्केड्यूल्ड स्केलिंग होती है। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी सिंपल स्टैट के क्लाउड वॉच के मैट्रिसेस की बेस के ऊपर होती है, ठीक है। स्टेप स्केलिंग के आपने कोई अलार्म्स ट्रिगर, अलार्म्स आपने बनाए हुए हैं, उन अलार्म्स की बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। कैजुअल स्केलिंग के आप किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, लेट से कि मैं कहता हूं कि मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें डेली 3 to 5 3 PM to 5 PM जो है ना लोड ज्यादा होता है, तो मैं कैजुअल कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि फिक्स्ड टाइम स्लॉट है, इसके ऊपर स्केलिंग होनी ही होनी है। तो आप कैजुअल करते हैं कि 3 to 5 के ऊपर वो स्केलिंग मेरी परफॉर्म कर दो। जी, एनी क्वेश्चंस? क्लियर आप लोगों को यहाँ तक? ये सर, ये लास्ट स्लाइड में ये डिफरेंट स्केलिंग स्ट्रेटजीज है इस में है ना वो, जी। कि किस टाइम पे हम अगर अब इसी से इस क्लस्टर के जो इंस्टेंस है उसको स्केल करें, मतलब बेस्ड ऑन द डिमांड्स हाँ, और देखिए, जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं ना तब हमें ये ऑप्शन वो देता है, ठीक है। क्लाउड वॉच का अगर आपने क्लाउड वॉच अलार्म की बेस के ऊपर करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप सिंपल इशू टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप को करें ना तो बाय डिफॉल्ट तो वो टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी को लेके चलता है, लेकिन आप अपनी मर्जी की पॉलिसी, टारगेट ट्रैकिंग स्टेप स्केड्यूल, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? फिर ओके, अब हम बात करते हैं टास्क डेफिनेशन की। टास्क डेफिनेशन बेसिकली क्या है? ब्लू प्रिंट है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल होती है जेसन फॉर्मेट के अंदर, जो कि फायर करती है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं कंटेनर्स के। एक टास्क डेफिनेशन के अंदर हम
मल्टीपल कंटेनर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। ये सिर्फ तब रिकमेंडेड है कि अगर आपका एक कंटेनर, लेट से कि आपकी मैं बात करूं कि आपकी एप्लीकेशन में रेडियस, आपकी एप्लीकेशन रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, आपके कोड में रेडियस के साथ चलना ही चलना है, तो उस केस के अंदर आप एक टास्क डेफिनेशन के अंदर जो है दो कंटेनर्स को रजिस्टर करवाएं। अदरवाइज अगर आपका फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है, तो फ्रंट एंड की अलग टास्क डेफिनेशन होनी चाहिए, बैक एंड की अलग होनी चाहिए। रीजन देखिए, जब आप एक सिंगल टास्क डेफिनेशन के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कॉन्फ़िगर करते हैं और आप उस पर एक सिंगल सर्विस बनाकर रन करते हैं, उस केस के अंदर इश्यू क्या आएगा? उस केस में इश्यू ये आएगा कि अगर आपका फ्रंट एंड भी फेल करेगा तो टास्क तो आपके डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा, ठीक है, हेल्थ चेक्स को वैल्यूएट कर रहा होता है बैक एंड पे। या अगर आपका बैक एंड, फ्रंट एंड या बैक एंड में से कोई एक सर्विस भी किसी इशू करती है तो वो दूसरी सर्विस के ऊपर अफेक्ट करेगी, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड में से कोई एक चीज भी इफेक्ट होती है तो दूसरे के ऊपर अफेक्ट डालेगी। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर आप उसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करें तो फ्रंट एंड के लिए आपके पास चला जाता हो, बैक एंड के लिए तो हाँ, अगर बैक एंड के साथ आपकी रेडियस की सर्विस इस तरह मैंने कहा लिंक्ड है, तो रेडियस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द बैक एंड, तो फिर आप उसको एक सिंपल, एक विद इन द सेम टास्क डेफिनेशन दो कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टास्क डेफिनेशन में हम बताते हैं क्या क्या, डॉकर इमेज बताते हैं कि कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, फिर हम ये बताते हैं कि सीपीयू कितनी होगी, मेमोरी कितनी होगी, वो किस तरह से कंज्यूम होगी, ठीक है, लॉन्च टाइप पे होगी उसकी, ठीक है, नेटवर्क मोड कौन सा होगा, लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, टास्क फेल होता है तो उसको रखना है, डिस्ट्रॉय करना है क्या होगा, ठीक है, जो कमांड्स हमारी टास्क रन करने की होती हैं हम वो बताते हैं। अगर आपने डॉकर फाइल के अंदर नहीं बताई हुई तो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक कंटेनर इमेज तो आपको डॉकर फाइल से बिल्ड होता है। अगर आपने कोई वॉल्यूम्स यहाँ पे अटैच करने हैं तब होगा, आईएम रोल्स यहाँ पे अटैच होते हैं, एक बाय डिफॉल्ट होता है ईसीएस टास्क एग्जीक्यूशन रोल, जो कि बाय डिफॉल्ट ईसीएस करता ही करता है। इसके अलावा अगर आपकी सर्विस ने या टास्क ने एडब्ल्यूएस की किसी और सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है, लाइक एस3 के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप वहां पे भी आईएम रोल डिफाइन करोगे। हमारे पास दो ऑप्शन, दो जगह पे आईएम रोल्स हमें कॉन्फ़िगर करने की ऑप्शन देता है। यहां तक समझ आएगी कि टास्क डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आपको टास्क डेफिनेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां से दिखाता हूं। अच्छा, हम आते हैं टास्क डेफिनेशन, ठीक है, मैं कहता हूं क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन, ठीक है। अब टास्क डेफिनेशन की मैं नाम देता हूं, उसको मैं कहता हूं ईसीएस डेमो, ठीक है। अब आपने यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बतानी है कि आपको कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, फॉरगेट चाहिए, ईसीएस ईसी2 चाहिए, कौन सा चाहिए, आप कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने दोनों सेलेक्ट किए हैं तो आप ये देखें नीचे से सिर्फ वीपीसी की ऑप्शन ही है, बाकी ऑप्शन उसने डिसेबल कर दिया। हम EC2 के साथ चलते हैं, ठीक है। EC2 में अब आप बताओगे कि आपने लाइनेक्स कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है, लाइनेक्स है या विंडोज है, आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेटवर्क मोड बताएंगे कि ब्रिज है, डिफॉल्ट है, होस्ट है, नन है, ठीक है, डिफॉल्ट भी डॉकर का जो नेटवर्क होता है वही चलता है, ठीक है। हम कहते हैं कि एडब्ल्यूएस वीपीसी है, ठीक है। फिर टास्क का साइज क्या है कि कितने वी सीपीयू देगा वो, ठीक है, कितने टाइम लेगा, आप वो कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर टास्क फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमें एपीआई रिक्वेस्ट डिफरेंट सर्वर्स के साथ करनी है या डिफरेंट सर्विसेज के साथ करनी है, वो हम रोल क्रिएट करेंगे, वो रोल हमारा यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर टास्क एग्जीक्यूशन रोल मैंने आपको कहा बाय डिफॉल्ट के अटैच करता है, ठीक है। प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, कि ये हम जो है प्लेसमेंट हम बताएंगे कि टास्क हमने किस तरह से प्लेस करना है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर के साथ चलता है। ये देखें नीचे अब कंटेनर है, ये हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन किया टास्क की। अब एक टास्क के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे इसको सीपीयू में कर देता हूँ, 2 वी सीपीयू, 2 वी सीपीयू एंड 4 जीबी रैम,
ठीक है, तो एक टास्क के अंदर अगर मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो अब नीचे हम लिमिट्स डिफाइन करेंगे कि वो लिमिट्स हमारी क्या है। कंटेनर वन, मैं लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, रेपोजिटरी यूआरएल में यहाँ से वर्डप्रेस को दे देता हूँ, ये सिंपल आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, प्राइवेट रजिस्ट्री है तो उसकी ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सिंपल जा सकते हैं। फिर पोर्ट की मैपिंग्स हैं कि पोर्ट आप कौन कौन सी देंगे, यहाँ पे आप पोर्ट का नाम दे दें। ठीक है, पोर्ट की नेमिंग यहाँ पे हमारे पास जरूरी है। अच्छा, बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। अगर जो लोड बैलेंसर लगा हुआ है वाइल लोड बैलेंसर ही आप सही कम्युनिकेशन करा रहे हैं, अदर देन दैट हम सर्विस कनेक्ट के थ्रू करते हैं। तो सर्विस कनेक्ट के केस के अंदर हमें पोर्ट नेम जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब आपने फाइल सिस्टम रीड ऑन रखना है कि कौन सा रखना है। ठीक है, अब यहां पे आप बता सकते हो कि मेरा जो एक ये कंटेनर है वर्डप्रेस का कितना लेगा, कितने वीसीपीयू देने हैं इसको। ठीक है, और कितनी उसको मेमोरी देनी। ठीक है, सीपीयू में इसको कह देता हूँ, लेट सपोज कि जी 1 सीपीयू आपने इसको देना है। हमारी एप्लीकेशन जीपीयू बेस्ड नहीं है, हम जीपीयू नहीं देते यहाँ पे। मेमोरी लिमिट, हार्ड, यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स है, हार्ड लिमिट, सॉफ्ट लिमिट। हार्ड लिमिट हम बता देते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए 2 जीबी से ऊपर इसको नहीं जाने देना, और सॉफ्ट लिमिट बता देते हैं कि 1 जीबी। ये मिनिमम 1 जीबी कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम 2 जीबी, इससे ऊपर नहीं जाना। कॉट द पॉइंट। बिकॉज अगर हम एक टास्क डेफिनेशन के अंदर दो कंटेनर्स कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये लिमिट डिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक टास्क डेफिनेशन के अंदर एक ही कंटेनर ऐड कर रहे हो तो फिर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही कंटेनर है, वो 1 वी सीपीयू, 1 वी सीपीयू 3 जीबी रैम कंज्यूम करे, नो इशू। या हमारे केस में भी 2 वी सीपीयू और 4 जीबी की हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक ही टास्क है, एक ही कंटेनर है, नो इशू। ये 2 वी सीपीयू 4 जीबी रैम लेके चले, देयर इज नो लिमिट। लेकिन जितना आपके पास दो कंटेनर्स आप एक टास्क डेफिनेशन के अंदर कर रहे हो तो फिर वहां पे आपको लिमिट डिफाइन करनी पड़ती है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको ये लिमिट डिफाइन करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब ये ना हो कि आपकी एप्लीकेशन में दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, दो कंटेनर चल रहे हैं आपके टास्क के अंदर। अब वो तो इस तरीके से चल रहे हैं कि वो एक ही जो कंटेनर है वो दूसरे के भी रिसोर्सेज कंज्यूम किए जा रहा है, दूसरे के पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं आ रहे। तो इस केस के अंदर जो है हम इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक हमने जो ईएनवी के वेरिएबल्स हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अदर देन दैट हमने किसी फाइल से लेने हैं तो हम फाइल S3 से एक्सप्लोर करके पूरा पाथ यहाँ पे देके वहां से भी ईएनवी उठा सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये लॉ कलेक्शन है, ये सारी हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही चलते हैं। फिर ये हमारे पास हेल्थ चेक्स हैं, हेल्थ चेक्स अगर आपने कोई इवेल्युएट करवाने हैं तो आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिपेंडेंसी है तो स्टार्टअप डिपेंडेंसी आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। कंटेनर के टाइम आउट आप डिफाइन करते हैं कि इतनी देर बाद अगर रिस्पॉन्स ना है तो टाइम आउट करते हैं। ठीक है, कंटेनर की नेटवर्क सेटिंग्स जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। डॉकर की कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है, लाइक एंट्री पॉइंट क्या है, कमांड क्या है, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ये आप तब ही करेंगे जब आपने डॉकर फाइल के अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ था। ठीक है, ये तब ही आपके पास आएंगे, अदर देन दैट हमें इसकी जरूरत नहीं है। स्टोरेज है, स्टोरेज भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने वॉल्यूम ऐड करना है, आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। वॉल्यूम का नेम दें, आपने जो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बाइट माउंट है आपका वॉल्यूम, EFS है, डॉकर वॉल्यूम है, FSX है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप माउंट पॉइंट ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम अगर आपने कहीं और से ऐड करना है तो आप किसी और कंटेनर का वॉल्यूम भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और अगेन रेटिंग ऑप्शनल है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, हम मैट्रिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ट्रेस सिलेक्शन भी कर सकते हैं।
तो टास्क डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। यस सर, इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें अगर उसको अगर हम रियल केस सिनेरियो में ले ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है और उसके फ्रंट एंड के फॉर एग्जांपल थ्री थ्री माइक्रो सर्विस है, 3 कंटेनर हमने चलाने, और बैक एंड के फॉर एग्जांपल 8 कंटेनर हमने चलाने हैं। तो ये टोटल 11 हो गए, और इसके साथ बैक एंड में हमारे पास कुछ सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल 4 सर्विसेज है, उसके साथ डीबीडी अटैच है ताकि और डेटा स्टोरेज के लिए। तो मतलब इस सिनारियो को हम किस तरह इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके दरमियान फिर कम्युनिकेशन के लिए एपीआई गेटवे यूज होता है सर। तो रियल के सिनारियो में हम इसको एक पहले हम 2 टास्क बनाएंगे, उसके अंदर फिर एक में मतलब 8 कंटेनर हमने चना चना लिए, दूसरे में 3 चना लिए, और डेटाबेस का हमने ये जो बैकएंड के साथ ही चलाएंगे या उसका अलग से बनेगा, और दूसरा कि जो कम्युनिकेशन है इनके दरमियान इस तरह की मतलब। अच्छा, ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गया हूँ। अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड, आपने क्या फ्रंट एंड की सर्विस और बैक एंड की सर्विस और डेटाबेस है, ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। फ्रंट एंड के लिए आप अलग टास्क डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, बैक एंड के लिए आप अलग करेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड आपकी एक अलग सर्विस पे रन होगा, बैक एंड आपका एक अलग सर्विस पे रन होगा, ठीक है। हम्म। और जो यस सर। डेटाबेस है, अगेन डेटाबेस को भी आप स्टैंड अलोन ही रन करेंगे, उसकी भी अलग टास्क डेफिनेशन बनाएंगे और उसको भी उसके ऊपर हम्म। ही रन करेंगे। नॉर्मली जब आप नॉर्मली मैं जो मैंने जब जितनी इम्प्लीमेंटेशन की है मैं उसके शैली में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली होता यह है कि जब आप मैनेज्ड कंटेनर सर्विस को यूज कर रहे होते हैं ना, तो फिर डेटाबेस को हम हम्म। मैनेज्ड ही यूज करते हैं, हम अनमैनेज्ड डेटाबेस को यूज नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि यस सर। समहाउ ये अनमैनेज्ड डेटाबेस यहाँ पे आएगी, ठीक है। डेटाबेस की स्केलेबिलिटी के हम्म। इश्यूज आपको स्टोरेज के अकॉर्डिंग आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं जाके। तो नॉर्मली डेटाबेस की होती है, आरडीएस की होती है, ठीक है। या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत सारे केसेस में लोग जो है मोंगोडीबी एटलस को यूज कर रहे होते हैं, तो ये हम इस तरह हम्म। से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन किस तरह होगी, बैक एंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड की भी ईएनवी होगी, हम्म। बैक एंड की भी ईएनवी होगी, ठीक है। यस सर। फ्रंट एंड और यस। बैक एंड, लेट्स से कि फ्रंट एंड की डोमेन है, मैं कहता हूं elbstack.com, ठीक है, और बैक एंड की डोमेन है app.elbstack.com। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में हमने अलाउड होस्ट बताने होते हैं, हर हर एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट हमें बताने पड़ते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब अलाउड होस्ट में क्या होगा कि हमारी जो डोमेन है वो लिंक होगी लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है। लोड बैलेंसर के हमारे रूल्स वैल्यूट होंगे, वो देखेगा ऐप डॉट हेलो सॉरी ऐप डॉट एल्विस्टक डॉट कॉम है तो उसको बैकएंड वाले टारगेट ग्रुप के ऊपर राउट कर दो। अगर सिंपल एल्विस्टक डॉट कॉम है तो उसको फ्रंट एंड वाले टारगेट ग्रुप के ऊपर राउट कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है हम्म। कि हम ईसीएस की एक ऑप्शन होती है सर्विस कनेक्ट को हम उसको यूज करें, ठीक है। सर्विस हम्म। कनेक्ट बेसिकली क्या करता है कि वो बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन करवाता है। अब हमारे पास दो सिनेरियोस आ गए कम्युनिकेशन के, एक आ गया वाया लोड बैलेंसर, एक आ गया वाया सर्विस कनेक्ट, ठीक है। तो जो सर्विस कनेक्ट वाली कम्युनिकेशन होगी हमारी बिटवीन सर्विसेज वो फास्टर है एज कंपेयर टू द लोड बैलेंसर। सर्विस कनेक्ट में हमें सर्विस कनेक्ट के साथ यूज करना पड़ता है सर्विस डिस्कवरी को, ठीक है। और अगर आपने नोट किया हो तो जब हम क्लस्टर बना रहे थे तो वहां पे हमने जो क्लस्टर का नाम दिया था उसके साथ हमारी एक नेम स्पेस भी बनी थी, ठीक है। वो उस नेम स्पेस को यूज करता है, नेम स्पेस के साथ और बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू यूज द सर्विस कनेक्ट, ठीक है। मैं उसकी डिटेल में हम्म। इसलिए नहीं जा रहा कि वो कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ लोगों के लिए ईसीएस, कुछ लोग बिगनर लेवल पे हैं, कुछ इंटरमीडिएट में होंगे, कुछ एक्सपर्ट पे होंगे, तो हमने सबको लेके जब चलना है तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सकूंगा ये चीजें इस तरह से हैं, ठीक है। मैंने अभी तक जितनी कम्युनिकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक जितनी कम्युनिकेशन कराई है वो वाया लोड बैलेंसर ही कराई है, इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन बैकएंड को भी डायरेक्टली एक्सेसिबल समटाइम्स करना पड़ता है हमें, हमें फ्रंट एंड को भी करना पड़ता है, तो वो लोड बैलेंसर के थ्रू हम इजिली मैनेज कर लेते और सर इस केस में हमारे पास सर 3 टास्क बनेंगे, और हर एक में हम जितनी मर्जी वो कंटेनर चला सके बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन।
एग्जैक्टली। मैं और सिंपली ये मैं जो जैसा ये जो डीबी का जो टास्क हमने बनाए थे उसको कनेक्ट करना होता है बैकएंड के साथ कि नहीं? बैकएंड के साथ हम जो उसको देखो कनेक्ट करेंगे। सर्विस हाँ, जिधर जैसे डीबी आ जाएगी उधर फिर डीबी तो हमने डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं करनी ना, तो डीबी के लिए फिर हमें सर्विस कनेक्ट या को ही यूज करना पड़ेगा। हम्म अच्छा, अब ये देखें मैं सर्विस बनाता हूँ यहाँ पे, लेट से अभी टास्क डेफिनेशन मैंने कोई क्रिएट नहीं की, कि मेरे पास पहले से है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट की, उसकी रिवीजन मेरे पास एक ही लेटेस्ट आ गई, सर्विस का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे जी, क्वेश्चन करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि बैकएंड और फ्रंट एंड में कम्युनिकेशन एपीआई के थ्रू हो सकती है? जी जी बिल्कुल, एपीएस के थ्रू हो सकती है। एपीएस के थ्रू आपकी फिर जितनी कम्युनिकेशन है वो आप लोड बैलेंसर के थ्रू करेंगे ना, लोड बैलेंसर के थ्रू भी कर सकते हैं, सर्विस कनेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं दोनों। ठीक। ये एप्लीकेशन के स्टैक टू स्टैक जो है वो डिपेंड करेगा। अच्छा, अब मैंने टास्क डेफिनेशन सेलेक्ट कर लिए, सर्विस नेम दे दिया, अच्छा जी, मोड मैंने दे दिया रेप्लिका, ठीक है। मैं इसको कैपेसिटी प्रोवाइडर के साथ ही लेके चलूंगा, ठीक है। डिजायर टास्क मैंने कह दिया जो मिनिमम मुझे दो चाहिए, ठीक है। ये देखें, हमारे पास फेलियर की केस के ऊपर रोलिंग बैक है, तो अगर फेल होता है तो जो लास्ट सक्सेसफुल स्टेट थी उसके ऊपर वापस उसको लेके जाएगा, ठीक है। हम उसके ऊपर अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं, इस केस में आपके पास अलार्म क्रिएटेड होना चाहिए है, ठीक है। मैं कोई एक अलार्म सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ रोल बैक ऑन फेलियर्स, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लाउड वॉच अलार्म जब आप करें तो उसके साथ भी आपको रोल बैक ऑन फेलियर्स सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैं अभी आपको शॉर्टकट ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल प्रॉपर इसका मैं एक डेमो आपको एटलीस्ट 2 टीयर एप्लीकेशन के साथ में आपको करवाऊंगा, ठीक है। सर्विस कनेक्ट ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देंगे, सर्विस डिस्कवरी ऑप्शनल है, हम इसको भी यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस और बहुत सारी साथ में करनी पड़ेंगी जो कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास वीपीसी है, हम किस वीपीसी के अंदर लॉन्च करें, सबनेट कौन से हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसर आपने कौन सा एप्लीकेशन लेना है, नेटवर्क लेना है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास एक, तो उसकी वजह से उसने सिलेक्ट कर दिया, उसने क्या कंटेनर ये है। लोड बैलेंसर नया बनाना है एग्जिस्टिंग है, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई नहीं है, हम नया भी यहां से बना सकते हैं, नहीं तो एग्जिस्टिंग को भी लेके चल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद लिसनर्स आपको पता है लोड बैलेंसर में होते हैं, टारगेट ग्रुप्स होते हैं, हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये सर्विस पे ऑटो स्केलिंग है जिसको हम इनेबल करेंगे। मिनिमम ऊपर हमने कितना बताया था, डिजायर्ड, आपका डिजायर्ड और मिनिमम का नंबर हमेशा मैच करना चाहिए, ये इस नंबर के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम मैं यहां से कह देता हूँ 25, ठीक है। अब जो स्केलिंग की बात की वो टारगेट स्केलिंग, स्टेप स्केलिंग, ये सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। हम इसकी बेस ऊपर सिलेक्ट करेंगे, भाई पॉलिसी का नाम देंगे, मैट्रिक्स हमें कौन सा देना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन देना है, काउंट पर टारगेट देना है, कौन सा देना है हम उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। टारगेट वैल्यू क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर भी टारगेट वैल्यू मैंने रखी है कि 65% के ऊपर स्केल करता हूँ। स्केल और कूल डाउन पीरियड, और ये ऑप्शनल होता है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हमारे पास टास्क प्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी आती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ये क्या चीजें होती हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगेन वॉल्यूम आता है, अगेन सारा कुछ अगर आपने वॉल्यूम है तो ठीक है, अदरवाइज वॉल्यूम की समटाइम्स आपको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, क्योंकि डाटा हम रखवाते ही नहीं, हम डाटा एसटी पे रखवाते हैं, बाकी डाटा हमारा डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, तो हम वॉल्यूम्स यहाँ पे ना भी लगाएं तो हमारा काम चल सकता है। ये अगेन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि आपको वॉल्यूम की जरूरत है कि नहीं है। आपने सर्विस लेवल पे करना है आप वो भी बता सकते हैं, आपने टास्क डेफिनेशन के साथ की कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलना है तो आप वो भी यहाँ पे
बता सकते हैं। टैगिंग भी है आपके पास, टैगिंग को, सॉरी मैं टैगिंग के ऑप्शन में था, वॉल्यूम को हम देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना ऑटोमेटिकली आपका टास्क डेफिनेशन से ही वो उठाएगा। बाकी टैगिंग जो है, आपने अगर सर्विस लेवल पर टैगिंग की हुई है तो वो आ जाएगी। अगर आपने उसके लेवल पे टैगिंग की हुई है टास्क लेवल पे, तो उसकी टैगिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। सो सिंपली आप क्रिएट करेंगे सर्विस, तो सर्विस आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और ये सर्विस आपकी डिप्लॉय होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर ये ऑटो स्केलिंग इसमें दो तरह की, अभी जो हम जो कर रहे थे ये टास्क बेस्ड ऑटो स्केलिंग है, तो ठीक, इसी टास्क के बेस पे और नीचे पे वो जिसने इंस्टेंस है वो इंस्टेंस बेस पे ऑटो स्केल करेगा। यस। अब टास्क देखें, टास्क हाँ। स्केल होना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मैं आता हूँ वापस हाँ। इसके जरूर। अच्छा, मैंने बता दिया कि मेरे मिनिमम कितने टास्क हैं, दो, मैक्सिमम है 25। ठीक है, अब टास्क मेरे स्केल होना शुरू हुए हैं। कैपेसिटी प्रोवाइडर कब काम करेगा, कैपेसिटी प्रोवाइडर के लॉन्च टाइप कब काम करेगा, दोनों के केस के अंदर कैपेसिटी प्रोवाइडर और लॉन्च टाइप में आप लोगों को फर्क समझ आ गया। पहले मुझे ये बताएं, चैट में मुझे कंफर्मेशन दें। यस सर। अच्छा, अब देखें, अब सर्विस की ऑटो स्केलिंग हो रही है। मिनिमम मेरे दो टास्क चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैंने क्या किया 25 तक। ठीक है, अब मिनिमम दो टास्क तो मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। अब जब टास्क की स्केलिंग जरूरत पड़ रही है उसको, टास्क में हमने बता दिया ना 1 सीपीयू 2 GB रैम, जो भी आपने टास्क डेफिनेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब जब वो पूरे कंज्यूम होना शुरू हुआ, अपने टास्क को स्केल करना शुरू किया 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 किया। ठीक है, अब जब टास्क की स्केलिंग की जरूरत है तो नीचे से लॉन्च टाइप के केस के अंदर वो, दोनों केसेस के अंदर वो EC2 को स्केल करना शुरू करेगा। नए सर्वर ट्रिगर होंगे, लॉन्च होंगे। ठीक है, उसके ऊपर टास्क लॉन्च हो जाएंगे। अब लॉन्च टाइप में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इंस्टेंस हमने मैक्सिमम कैपेसिटी बताई है उधर तक जाके रुक जाएगा। कैपेसिटी प्रोवाइडर में उस कैपेसिटी को भी स्केल करना शुरू कर देगा। वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को स्केल करना शुरू करेगा, मैक्सिमम की लिमिट के अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, अनटिल या तो 25 तक पहुंचे या लोड नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, हाँ, एक चीज और, कि अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि मैक्सिमम 25, अच्छा 25 तक पहुंचते पहुंचते कैपेसिटी प्रोवाइडर ने भी काम दिखाया, उसने भी नीचे से सर्वर इंक्रीज करनी शुरू कर दिए हैं। अब एक टाइम मोमेंट ऐसा आ गया कि 25 के ऊपर जाके आपकी एप्लीकेशन को मजीद स्केलिंग की जरूरत है और एप्लीकेशन स्केल नहीं हो रही, तो फिर ये स्केलिंग कैपेसिटी प्रोवाइडर भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर आपको मैनुअली आके यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क हैं वो आपने इंक्रीज करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हमें सर बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस या किस तरह हमें पता चलेगा ये नंबर ऑफ मैक्सिमम टास्क जो है, देखिए, बेस्ड ऑन लॉग हिस्ट्री या उस तरह ना हाँ, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री परफॉर्मेंस आप में। देखेंगे कि किधर तक स्केलिंग गई है। आपके पास मैट्रिसेस होंगे तो वो होगा। नहीं, वर्टिकल स्केलिंग नहीं होती इसमें। स्केलिंग वर्टिकली, वर्टिकल स्केलिंग हम वो भी टास्क डेफिनेशन आपको मैनुअली अपडेट करनी है, फिर वर्टिकल स्केलिंग होगी। ठीक है ना, तो ये वो मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। तो समटाइम्स ये होता है कि हमें जब अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स होते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम जो मैक्सिमम का नंबर है ना ये बहुत बड़ा रखते हैं। ठीक है, लाइक मैं कह सकता हूँ कि 5000 तक चले जाए, अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड है। तो तब हम इस तरह के नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कमिंग बैक टूवर्ड्स द स्लाइड। ठीक है, हमने टास्क डेफिनेशन को देखा कि टास्क डेफिनेशन किस तरह पे चलता है। हम स्टैंड अलोन टास्क भी चला सकते हैं और टास्क को एज एन सर्विस भी रन कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस मैंने जिस तरह आपको बताया कि Amazon ECS सर्विस runs and maintains your desired number of tasks simultaneously in Amazon ECS cluster. If any of the tasks fail or stop for any reason, Amazon ECS service scheduler launches an other instance based on your task definition. ठीक है, and it does this to replace it and thereby maintain your desired number of tasks in the service. तो सर्विस का फायदा हमें यह है कि जो हमने डिजायर्ड नंबर बता दिया उसको मेंटेन रखने के लिए, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने के बाद नए टास्क लॉन्च
करता जाएगा। अच्छा जी, अब बात आती है सर्विस कनेक्ट की। सर्विस कनेक्ट में आपको पता है कि बिटवीन सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये यूज होता है सर्विस डिस्कवरी के साथ, क्योंकि ये सर्विस डिस्कवरी और सर्विस मैश 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 टिपोलॉजी आप लोगों को पता है वो क्या होती है, ये उसको यूज करता है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड ईच सर्विस दैट मैनेज बाय सर्विस डिप्लॉयमेंट, अ यूनिफाइड वे टू रेफर योर सर्विस विद इन द नेम स्पेस। हमने जब क्लस्टर बनाया था तो हमारे पास नेम स्पेस बने था, तो सर्विस डिस्कवरी और सर्विस कनेक्ट उस नेम स्पेस को यूज करते हुए आपस में बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन करवाता है। ये वीपीसी की डीएनएस कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं देखता। ठीक है, और सर्विस कनेक्ट का सिर्फ काम ये होता है कि वो इंटरकनेक्ट करवाता है सर्विसेज को, अदर देन दैट वो कुछ नहीं करता। सर्विस कनेक्ट आप लोगों को समझ आया? जी बताएं। अच्छा, तो अब सर्विस डिस्कवरी क्या करता है? सर्विस डिस्कवरी ना एडब्ल्यूएस की क्लाउड क्लाउड मैप एपीआई की एक्शन है उसको यूज करता है, जो कि एचटीटीपी और डीएनएस नेम स्पेसिस को मैनेज करता है हमारी एडब्ल्यूएस ईसीएस सर्विसेज को कनेक्ट करवाने में बिटवीन कम्युनिकेशन के लिए। इसका सिंपलर ये काम है सर्विस डिस्कवरी का, और इसका कोई काम नहीं है। अब बात आती है कि हम बात कर रहे थे कंटेनर इंस्टेंस की। कंटेनर इंस्टेंस के एक सिंपल EC2 इंस्टेंस है जिसके ऊपर ईसीएस का एजेंट रन होता है और वो ईसीएस क्लस्टर के अंदर रजिस्टर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एन ईसीएस कंटेनर इंस्टेंस। ठीक है, फिर जो आप ईसीएस लॉन्च टाइप, EC2 लॉन्च टाइप या ईसीएस ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैपेसिटी प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते हुए जब भी आप अपना टास्क लॉन्च करोगे, तो वो जो भी आपके एक्टिव कंटेनर इंस्टेंसेस होंगे उसके ऊपर वो टास्क को लॉन्च करेगा, अदर देन दैट और वो कुछ नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कंटेनर इंस्टेंस वो है जिसके ऊपर ईसीएस का एजेंट रन हो रहा है। और कंटेनर एजेंट क्या होता है कि वो आपके इसी कंटेनर इंस्टेंसेस को क्लस्टर के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, और ये ईसीएस ऑप्टिमाइज्ड EMIs ऑलरेडी होती है जिसके अंदर ये होता है। अदर देन दैट अगर आपको किसी और EC2 सर्वर के ऊपर करना है, लाइक जिस तरह हमने एक्सटर्नल सर्विस की बात की है, या आप कहते हैं कि मैंने ऑटो स्केलिंग के अलावा कोई एक्सटर्नल सर्विस मेरे EC2 पे चलना है, वो आप यहाँ पे रजिस्टर करने हैं, तो उन एक्सटर्नल सर्विस के ऊपर आपको ईसीएस का एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट ईसीएस एजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो EC2 इंस्टेंस मस्ट सेटिस्फाई दैट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है स्केड्यूलिंग टास्क की, कि हम टास्क को किस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं। सर्विस स्केड्यूलर जो सिंपल स्टैट के भाई सर्विस अगर आपकी फेल होती है, तो वो अभी हमने जिस तरह बात की कि सर्विस फेल होती है, सर्विस के अंदर चलता हुआ कोई टास्क फेल होता है, तो ऑटोमेटिकली सर्विस जो है नया टास्क रन करेगी। फिर एक होता है मैनुअली रनिंग टास्क जो कि स्टैंड अलोन टास्क है, आप मैनुअली उसको रन करोगे जो कि विदाउट एडमिन सर्विस करोगे। फिर है रनिंग अ टास्क ऑन अ क्रोन लाइक स्केड्यूल। क्रोन लाइक स्केड्यूल क्या है? तो मैंने आपको बताया कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं टास्क को। इसके अलावा हमारे पास कस्टम स्केड्यूलर्स होते हैं जिसके थ्रू हम टास्क को स्केड्यूल करके रन कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्विस स्केड्यूलर होते हैं उसमें हमारे पास दो मोड्स होते हैं, रेप्लिका मोड होता है, डेमन मोड होता है। रेप्लिका मोड में ये होता है कि एक कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल टास्क रन हो सकते हैं। वेयर डेमन मोड में क्या होगा कि एक कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर एक ही टास्क रन होगा और कोई टास्क रन नहीं होगा। ठीक है, मैनुअली रनिंग टास्क में क्या होगा, जो कि हम मैनुअली रन करेंगे, जो कि बैच जॉब में कुछ आप छोटा सा काम करेंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्केड्यूल में ये होगा कि आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं कितने इंटरवल्स के बाद ये चलेगा, ये हम इवेंट स्केड्यूलर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टम स्केड्यूलर है जो कि हम अपने स्केड्यूलर्स लिख सकते हैं ईसीएस के अंदर, या कोई थर्ड पार्टी स्केड्यूलर्स यूज कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ब्लॉक से एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि हमें हेल्प आउट करता है कि ईसीएस के स्केड्यूलर्स को हम लिखें। ठीक है, तो हमारे पास आती है टास्क प्लेसमेंट स्ट्रेटजी। ये एक ऐसा एल्गोरिथम है कि आपने टास्क को किस तरीके से प्लेस करना है।
ठीक है, आपने रैंडमली प्लेस करना है। रैंडम से मुराद ये है कि आपको जितने कंटेनर इंस्टेंस करने हैं उसके ऊपर रैंडमली हो। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास पिन पैक होता है, रैंडम होता है, स्प्रेड होता है, और मल्टी स्प्रेड भी अब हमारे पास आ गया। अच्छा, पिन पैक में ये होता है कि एक ही कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल टास्क को ये रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें आपके पास एक लिमिटेशन ये है कि आपका डेमन मोड के ऊपर टास्क रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेप्लिका मोड के ऊपर होगा, रेप्लिका मोड के ऊपर बिन बैक सपोर्टेड होगा। ठीक है, अगर आपने वहां से डेमन मोड सेलेक्ट किया और यहां से बिन बैक कर दिया तो बिन बैक नहीं होगा, वो हर इलाका ही इसी टू कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि डेमन मोड में क्या, डेमन मोड क्या स्टेट करता है कि भाई एक कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर एक ही टास्क है, कोई और टास्क नहीं हो सकता। तो बिन बैक आपका रेप्लिका मोड के साथ काम करेगा। इसमें होता क्या है कि एक ही कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर वो टास्क लॉन्च करेगा मल्टीपल, सो दैट जो आपके कंटेनर इंस्टेंस की स्पेसिफिकेशंस आपने स्पेसिफाई की हैं उसको कंप्लीटली यूटिलाइज कर सके। रैंडम में ये होगा कि रैंडमली डिफरेंट कंटेनर इंस्टेंसेस के ऊपर वो डिप्लॉय करेगा। स्प्रेड के ऊपर ये होगा कि आप इसको स्प्रेड इंस्टेंस आईडी की बेस के ऊपर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म की बेस के ऊपर कर सकते हो, और अवेलेबिलिटी जोन की बेस के ऊपर कर सकते हो कि इसको हम अवेलेबिलिटी जोन की बेस के ऊपर करें। तो बेहतर ये होता है कि आपकी जो टास्क है, अगर आपने 1 BC+2 GB रैम के साथ रखा हुआ है, तब EC2 इंस्टेंस भी अपना छोटा ही लो और आप स्प्रेड के साथ चलो, खासतौर पर मल्टी एसी स्प्रेड के साथ। क्यों? जब आपने एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल, हाईली ड्यूरेबल और स्केलेबल रखी है तो आपके लिए बेहतर अप्रोच वो है। बिन बैक में क्या होगा कि एक ही अवेलेबिलिटी जोन है, उसके अंदर EC2 इंस्टेंस लॉन्च है, उसी पर सारे टास्क लॉन्च हो गए हैं। अगर किसी वजह से वो अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन जाता है तो आपकी सर्विस भी डाउन हो सकती है, आपका ECS क्लस्टर डाउन हो सकता है। तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप मल्टी एसी स्प्रेड के साथ चलें या स्प्रेड के साथ चलें, प्लस आप स्मॉल कंटेनर इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर करें जिसके ऊपर मैक्सिमम एक टास्क एट अ टाइम रन हो सके। ठीक है, अगर आप डेमन मोड में भी चला रहे हो, रेप्लिका मोड में भी अगर आपने मल्टीपल कंटेनर टास्क एक ही कंटेनर के ऊपर रन करती हैं, तो कोई एक कंटेनर इंस्टेंस भी फेल होता है तो आपके लिए स्केलेबिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके डाउन टाइम भी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों का आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल वाले सेशन जो हमारा है उसके अंदर हम एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करेंगे, जिसके अंदर मैं आपके लिए ECR से इमेज हम लेंगे, टास्क डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, टास्क डेफिनेशन से हम क्लस्टर से आगे हम ECS को, सर्विसेज को क्रिएट करके देखेंगे और उसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह से चल रहा है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? जी, एनी क्वेश्चंस? सर ये तो क्लियर, इससे रिलेटेड नहीं सर, आपका जो कोर्स सर स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड है दो कुछ। जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे।